सीता और गीता सेम नहीं लेकिन सिमिलर नाम है। मेरे ड्रेस का कलर और तुम्हारे ड्रेस का कलर सेम नहीं लेकिन सिमिलर है। इन दोनों बिस्किट का टेस्ट सेम नहीं लेकिन सिमिलर है। अरे हाँ, आज बात करने वाले हैं अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ्स ट्रायंगल्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा की तरह हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्राइंगल, 3 एंगल वाले पॉलीगन्स को हम कहते हैं ट्रायंगल्स। तो हमारा आज का एजेंडा है टू स्टडी अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं और क्यों होते हैं। तो इससे पहले कि हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें, पहले जानना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इनफैक्ट उससे भी पहले हमें जानना होगा कि वाई सिमिलैरिटी, पढ़ ही क्यों रहे हैं, आखिर कहाँ काम आती है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मुझे तो ना इस पहाड़ पे चढ़ के झंडे गाड़ के आने हैं। वैसे कितनी हाइट होगी इस पहाड़ की, कैसे मेजर करें, इससे ट्राई करें क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। अब क्या करें? मेजरिंग टेप नहीं, मैथ्स काम आएगी यहाँ। द आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, एग्जैक्टली। सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं हाइट ऑफ ह्यूज माउंटेन्स या फिर डिस्टेंसेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जो जब कभी भी हमें बहुत लंबी डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है, वहां पर हम यूज करते हैं दिस आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, जिसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, विच इज द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो चलो बच्चों, सबसे पहले समझेंगे सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को। कौन से सिचुएशन में हम कहेंगे कि दो फिगर्स सिमिलर हैं? कौन सा सिचुएशन में कहेंगे? मान लो मेरे पास ये 2 टॉयज हैं, लेट्स से ये 3 टॉयज हैं। अगर आप इन तीनों टॉयज को बड़े ध्यान से देखो, इन तीनों का जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम है। क्या फर्क है? इनका साइज अलग है। अगर एक स्मॉल है तो एक मीडियम है तो एक लार्ज है ना। तो इनका साइज अलग है लेकिन इनका जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों टॉयज सिमिलर हैं। ठीक है, तो यानी कि सिमिलर फिगर्स की जब भी हम बात करते हैं तो उनके शेप्स का सेम होना मैंडेटरी है, लेकिन उनके साइजेस अलग हो सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी है? नॉट रियली। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का हमें ध्यान रखना है और वो ये है कि साइजेस अलग तो हो सकते हैं, बट वो साइजेस जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। बोलने का मतलब है, लेट अस सपोज कि मेरे पास ये बुक है, ठीक है। इस बुक का साइज आप देख ही रहे हो कितना है। इसकी ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है और इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है, एक स्पेसिफिक ब्रेड्थ है, ठीक है। अब मान लो कि अगर इस बुक के साइज को अगर मैं यूं ऊपर की तरफ खींच के लंबा कर दूं, साइज तो बदल गया। तो क्या ये बुक पहले जो बुक थी उसके सिमिलर होगा? अच्छे से सोच के बताओ। देखो, पहली वाली बुक यहाँ बगल में आपको दिख रही है, इस बुक को मैंने लंबा करके ऐसा बना दिया, तो क्या ये सिमिलर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इस बुक को ऐसे खींच के लंबा कर दिया तो मैंने इसके लेंथ को तो बढ़ा दिया, बट उसके मुकाबले मैंने इसकी ब्रेड्थ को नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से क्या हुआ? अभी भी यह है तो रेक्टेंगल, बट इसका साइज जो है अब प्रोपोर्शनल नहीं है पहले वाले बुक से। तो इस वजह से ये जो दोनों बुक्स हैं ये दोनों सिमिलर नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर मान लो मैं क्या करती हूँ, इसी बुक को ऐसे ऊपर की तरफ ना खींच के उसे यूं खींचती हूँ ताकि इसका लेंथ भी बढ़े और ब्रेड्थ भी बढ़े। अब इस केस में देखो, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि अभी भी दोनों रेक्टेंगल है और अब इनके शेप्स सेम है और इनके साइजेस प्रोपोर्शनल भी है। लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इस केस में ये दोनों बुक्स सिमिलर हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देती हूँ मैं आपको एक सवाल, क्योंकि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ताकि हम कहानी को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रही है ये तस्वीर। किसकी है ये तस्वीर? अपने लर्नर हब की एली की तो है ना। तो अब आपको मुझे ये बताना है कि एली की जो ये दोनों तस्वीरें, इनफैक्ट यहाँ पर 4-5 तस्वीरें आपको दिख रही है एली की, तो एली की जो ये तस्वीरें हैं क्या ये सिमिलर हैं? इन सब के शेप्स
बराबर हैं, इन सब के साइजेस प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि ये सिमिलर हैं। अब मैं देती हूँ ये दो तस्वीरें, क्या आपको लगता है कि ये दोनों तस्वीरें सिमिलर है? नॉट रियली, ये दोनों सिमिलर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनके जो साइजेस हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं हैं। तो प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ से वो खाली एक डायमेंशन उसका खाली बढ़ गया, लेंथ जितना बढ़ रहा है उसी मुकाबले उसका विड्थ भी बढ़ना चाहिए, उसी मुकाबले उसका हाइट भी बढ़ना चाहिए, मतलब उसका ओवरऑल जो है ना उसका साइज बढ़ना या घटना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से सबको समझ में आ गया होगा कि दो फिगर्स को चाहे वो कोई से भी शेप में हो, उनको सिमिलर होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, उनका शेप सेम होना चाहिए और उनका साइज अलग हो सकता है, बट दे शुड बी प्रोपोर्शनल। अब जैसे ही हम ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो एक टर्म है जो हमारे दिमाग में आके सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और वो है कॉन्ग्रुएंस। एग्जैक्टली, तो दो फिगर्स का सिमिलर होना और दो फिगर्स का कॉन्ग्रुएंट होना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपनी पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। तो अब कॉन्ग्रुएंट, कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका शेप भी सेम होता है और उनका साइज भी सेम होता है। बेसिकली जब दोनों फिगर्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं शेप में, साइज में, सच दैट कि उन दोनों को आप एक के ऊपर एक रखोगे तो वो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाते हैं, तब उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर के केस में उनके शेप सेम होने चाहिए बट उनके साइजेस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन फर्क होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, बट सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। समझ आया? ऊपर से गया, ऊपर से गया, कोई बात नहीं, फिर से समझाती हूँ। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं, बोलने का मतलब है, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब है उनके शेप्स भी सिमिलर हैं, उनके शेप्स भी सेम हैं और उनके साइज भी सेम हैं। ठीक है, शेप और साइज दोनों सेम हैं। सिमिलर फिगर्स के लिए शेप्स का सेम होना ज़रूरी है, बट साइज सेम हो तब भी चलेगा, सेम ना हो तब भी चलेगा। तो इसका मतलब जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनका तो शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, यानी कि वो सारे तो सिमिलर हैं ही, है ना। तो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिमिलर फिगर्स होंगे जिनके साइजेस अलग हैं, और जैसे ही साइजेस अलग हो जाएंगे तो वो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो बात समझ में आई? तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस टेडी बेयर को देखें तो ये दोनों टेडी बेयर जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका शेप तो सेम है ही, साथ ही साथ साइज भी सेम है। लेकिन वहीं अगर हम इसे इस टेडी बेयर के साथ कंपेयर करें तो अब इनके शेप सेम है बट इनके साइज अलग है, तो ये दोनों टेडी बेयर सिमिलर है। तो चलो, अब सिमिलैरिटी होता क्या है ये समझ में आ गया। अब देखते हैं सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फिगर्स। तो यहाँ पर बने हुए हैं कुछ सर्कल्स। अब आप मुझे बताओगे कि क्या ये सर्कल्स सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इन सबका शेप सेम है बट इनके साइजेस अलग हैं। साइजेस अलग हैं बट साइजेस प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सर्कल का जैसे ही हम रेडियस को बढ़ा या घटा रहे हैं तो उनका साइज अलग होता जा रहा है, बट साइज जो है वो प्रोपोर्शनली बदल रहा है, राइट। तो इस वजह से ये सारे सर्कल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। अगर हम इन तीनों स्क्वायर्स की बात करें, क्या ये सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं, क्योंकि ये जो सारे स्क्वायर्स हैं इनका शेप सेम है, सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, सारे के सारे का शेप सेम है, और सारे के सारे का जो साइज़ है वो अलग है बट प्रोपोर्शनल है। देखो, अगर हमने इनका एक साइड का लेंथ चेंज किया है तो उनके चारों साइड का लेंथ अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है, तभी तो वो स्क्वायर है ना। स्क्वायर में तो चारों साइड्स बराबर है, तो अगर एक साइड के लेंथ को हमने डबल कर दिया तो उसके चारों साइड्स अकॉर्डिंगली डबल हो जा रहे हैं, तो यानी कि प्रोपोर्शनली इसका साइज बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये तीनों स्क्वायर्स जो हैं ये भी सिमिलर हैं। बात करते हैं ट्रायंगल की। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो क्या ये सिमिलर हैं? ध्यान से देखना बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं हैं, क्योंकि अगर शेप की बात अगर करो बस बोलने के लिए तो दोनों ही ट्रायंगल्स हैं, लेकिन पहले और दूसरे ट्रायंगल में फ़र्क क्या है? देखो, पहले ट्रायंगल को देख के ही ऐसा लग रहा है ना जैसे इसको हमने ऊपर से यूं खींच दिया है, राइट। तो इसका मतलब है इन दोनों के साइजेस अलग हैं, लेकिन दोनों के साइजेस प्रोपोर्शनल नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल का जो इधर वाला साइड है जिसको हमने रेड से दिखाया है, ये जो रेड वाले साइड से इनका जो रेशियो है वो ब्लू वाले साइड्स के रेशियो के बराबर हो, ऐसा कुछ है नहीं। इनके रेशियोज अलग अलग हैं, मतलब प्रोपोर्शनली ये ट्रायंगल्स एक दूसरे से छोटे या बड़े नहीं हैं, तो इस वजह से ये दोनों सिमिलर नहीं हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो आप देखो ये भी एक दूसरे से छोटे और बड़े हैं साइज में, बट ये प्रोपोर्शनल है। मतलब एक साइड जिस प्रोपोर्शन से बड़ा है बाकी के दोनों साइड्स भी उसी प्रोपोर्शन से बड़े हैं। तो यानी कि ये प्रोपोर्शनली बड़े या छोटे हैं, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो बच्चों अगर हम सिमिलर मैथमेटिकल फिगर्स की बात करें तो भाई कैसे हमें पता चलेगा कि दो गिवन फिगर्स सिमिलर हैं या नहीं? क्योंकि हमेशा हम यूं तुक्के में तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि भाई वो प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं, है ना। तो हमारे पास कुछ बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई ये क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हुआ तो सिमिलर है, नहीं हुआ तो सिमिलर नहीं है ना। तो अगर हमारे पास कभी भी दो पॉलीगन्स हो, पॉलीगन क्या होता है सभी को पता होगा, राइट? एक ऐसा बाउंडेड फिगर जो n नंबर ऑफ साइड से बना हो, 3 4 5 6। अब बेस्ड ऑन अगर वो 3 से बना है तो ट्रायंगल है, 4 से बना है क्वाड्रिलैटरल है, 5 से बना है पेंटागन है, 6 से बना है हेक्सागन है, एंड सो ऑन। तो कोई भी दो पॉलीगन जो है वो सिमिलर तब होते हैं जब उनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो हमारे पास मान लो दो पॉलीगन्स हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के सारे एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब है ओवरऑल दोनों पॉलीगन का जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, उनका जो शेप है वो लगभग सेम है। दूसरा क्राइटेरिया, इन दोनों के जो साइड्स हैं दे शुड बी प्रोपोर्शनल, यानी कि दोनों के जो रेशियो है साइड्स के वो बराबर होने चाहिए। मतलब मान लो इस पॉलीगन का एक साइड और इस पॉलीगन के एक साइड का जो रेशियो है दैट शुड बी इक्वल टू इस पॉलीगन का एक और साइड और इस पॉलीगन का एक और साइड का रेशियो। मतलब इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, विच मीन्स कि ये जो दोनों पॉलीगन्स हैं इनका जो साइज है वो प्रोपोर्शनल है। तो ये दो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन पॉलीगन्स हैं दे आर सिमिलर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर स्क्रीन में दिए हुए हैं दो डिफरेंट फिगर्स और हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं। तो बड़े ध्यान से देखो, इधर है ABCD, इधर है PQRS। अब यहाँ पर अगर हम एंगल्स की बात करें तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर है, क्योंकि इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एक क्राइटेरिया तो टिक मार्क लग गया, एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है कि इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, अब अगर हम इसके AD और इसके PS का रेशियो देखें तो AD है 3 सेंटीमीटर, PS है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इनका रेशियो हो गया 3/3 विच इज 1। अब रेशियो देखेंगे एक और साइड का, इसका DC और इसका SR। DC है 3, SR है 3.5, सो 3/3.5 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है दैट इज दे आर नॉट इक्वल। अगर वो रेशियो बराबर होगा तभी वो प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पर रेशियो बराबर नहीं है, यानी कि द साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये दोनों गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। अब बच्चों साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान दो, अगर इनके साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं इसका मतलब होता है कि उनके शेप्स भी कहीं ना कहीं सेम नहीं हैं, जो कि यहाँ पर आपको एविडेंटली पता चलेगा। इधर जो ABCD आपको दिख रहा है दैट इज अ स्क्वायर, इसके सारे साइड्स के लेंथ है 3 सेंटीमीटर, हालांकि दिस साइड सारे साइड्स के लेंथ 3 सेंटीमीटर नहीं है। ऑपोजिट साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, द अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर 3.5 सेंटीमीटर, तो यानी कि इसका शेप है रेक्टेंगल। तो मतलब इन दोनों के केस में चूंकि साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है तो इनके जो शेप्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं है, इस वजह से ये दोनों गिवन फिगर्स जो हैं दे आर नॉट सिमिलर। तो बच्चों भाई सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा अब तक, है ना। तो चलो अब शुरुआत करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर तब कहते हैं अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, हालांकि दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। जब हम पॉलीगन्स के केस में बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये दोनों क्राइटेरिया चाहिए, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए, दोनों क्राइटेरिया में टिक मार्क लगना चाहिए। बट जब हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर सारे एंगल्स बराबर हैं इसका मतलब ही है कि उसके सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक उसी तरीके से अगर उनके सारे साइड्स प्रोपोर्शनल हैं इसका मतलब ही है कि उनके सारे एंगल्स बराबर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में बच्चों होते हैं सिर्फ 3 साइड्स, तो अगर इन तीनों एंगल की मेजरमेंट हमको पता चल जाती है, क्योंकि ये जो तीनों साइड्स हैं ना वो इन तीनों एंगल के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं,
तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो नहीं पाती है। तो अगर ये तीनों एंगल हमको पता चल गया कि ये सेम है, इसका मतलब इन तीनों साइड्स का जो ओरिएंटेशन है वो सेम होगा, जिसकी वजह से इन तीनों साइड्स का जो लेंथ होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, लेट अस से ABC और ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, यानी कि अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, एक ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब मान लो एंगल्स के बारे में हमें पता नहीं है, बट अगर हमें ये पता है कि इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, बोलने का मतलब है कि अगर AB बाई DE मतलब एक पेयर ऑफ साइड का रेशियो इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू CA बाई FD, अगर ये साइड्स इस तरीके से प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब भी है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। यानी कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए या तो उनके एंगल्स बराबर हो, उनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो, दोनों में से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। ठीक है, जब कभी भी आपको ऐसे दो ट्रायंगल्स मिले जिनके सारे एंगल्स बराबर हैं, तो उस तरह के ट्रायंगल्स को हम कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। मतलब समझ गए, एक दो ऐसे ट्रायंगल्स जिनके सारे एंगल्स बराबर हैं, राइट। मतलब एक ABC ट्रायंगल है, एक DEF ट्रायंगल है और इन दोनों के सारे एंगल्स बराबर है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कहेंगे इक्वी बोले तो इक्वल, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो बच्चों, एक बहुत ही पॉपुलर ग्रीक मैथमेटिशियन ने बताया कि दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स यानी कि दो ट्रायंगल्स जिनके सारे एंगल्स बराबर हैं, ऐसे एंगल्स के जो साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल होते हैं। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट, जब हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो ये सच्चाई बताई, ये जो रिजल्ट उन्होंने बताया, यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया था एक थ्योरम का विच इज़ कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम आफ्टर द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम क्या है, पहले हम उसे समझेंगे, उसके बाद हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में और भी ढेर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से बच्चों इस थ्योरम को समझना है कि ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। हम इसके डेरिवेशन पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस होगा कि थ्योरम कह क्या रहा है और उसके यूज़ से उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है जहाँ पर एक ऐसी लाइन खींची गई हो जो उस ट्रायंगल के किसी एक साइड से पैरेलल हो, बड़े ध्यान से सुनो, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड से पैरेलल एक लाइन अगर इस तरह से खींची जाए सच दैट कि ये उस ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड्स को दो स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, अब हमने एक लाइन खींची DE सच दैट वो इस ट्रायंगल के एक साइड BC से पैरेलल है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो लाइन DE हमने खींची, ये AB और AC इन दोनों साइड्स को दो स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है विच इज D एंड D। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन पे हम कहते हैं कि ये जो दोनों साइड्स को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये उनको एक सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। बोलने का मतलब है ऐसे सिचुएशन में AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, फिर से सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास कभी भी एक ऐसा ट्रायंगल हो ABC जहां पर हमने एक लाइन खींची DE सच दैट DE इज पैरेलल टू BC, तो अगर DE BC के पैरेलल है तो DE जो है ये बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगा, यानी कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। एंड दिस इज अ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट थ्योरम। इसके ऊपर बेस करके भी हमें कई बार सवाल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट कुछ सवाल मैं अभी आपको कराऊंगी भी एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि किस तरीके से इस थ्योरम को हम वहां पे अप्लाई करते हैं। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली बच्चों, सिर्फ ये थ्योरम ही नहीं बल्कि इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है। यानी कि अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी लाइन खींची गई है जो उस ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में कट कर रहा है, मतलब अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC सच दैट उसमें एक D और E दो ऐसे पॉइंट्स हैं सच दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, इसका मतलब है दैट मीन्स दैट DE इज पैरेलल टू BC। मतलब दोनों ही
तरफ से ये ट्रू है कि अगर DE BC के पैरेलल है तो फिर ये रेशियो बराबर होगा, अगर ये रेशियो बराबर है तो DE BC के पैरेलल होगा, राइट। तो मतलब दोनों तरफ से ये बात ट्रू है, ठीक है। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बच्चों देखना क्या है हमें कि इस थ्योरम को यूज़ करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, और वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कैसे होगा जब आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। तो तैयार हो आप सभी लोग मेरे साथ सॉल्व करने के लिए? चलो फटाफट से पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ। इनफैक्ट इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं मैंने अभी तक, नॉट रियली, अब कराऊंगी कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, एकदम आसान वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के यूज से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके लिए आप सभी को पेन पेपर लेके रेडी होना है। एकदम आज ठान लेना है कि इस पूरे चैप्टर के जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, क्योंकि करीब करीब 12-15 क्वेश्चंस तो मैं ही कराऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो वो सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ साथ करोगे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने मेरे साथ करे तो आपकी किताब में इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस दिए होंगे वो सारे आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, पक्का, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो चलो तैयार हो जाओ सभी लोग और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। अगर आप रेडी हो कि आज आप करोगे तो कमेंट में जल्दी से लिख दो कि आई विल कंप्लीट दिस टुडे, या फिर सिर्फ इतना लिख दो आई विल, ठीक है। और इसी के साथ चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के। ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है तो आसान ही होगा, सिंपल ही होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स मैथ्स में बिल्कुल है, ताकि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से जांच ले, परख लें, उसके आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला कह रहा है ऑल सर्कल्स आर, ब्रैकेट में कौन कौन से टर्म्स है, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में बहुत से बच्चे होते हैं कंफ्यूज। यहाँ पूछा गया है सारे सर्कल्स, मतलब सर्कल इन्नू सा हो या फिर बहुत बड़ा सा हो, सारे सर्कल्स क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों सर्कल्स को एक दूसरे से ओवरलैप करना पड़ेगा, राइट। एक इतना बड़ा सर्कल और एक इन्नू छोटू सर्कल, ये दोनों ओवरलैप करेगा क्या, नहीं करेगा, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, लेकिन वो सिमिलर जरूर होंगे। क्योंकि क्या फर्क होगा सर्कल का, चाहे छोटा हो, चाहे इतना सा सर्कल हो या फिर इतना बड़ा सर्कल हो, राइट। ये दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों में सिर्फ रेडियस का ही तो फर्क है, यानी कि प्रोपोर्शनली ये बड़ा हो रहा है, राइट, यानी कि दे आर सिमिलर। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा सिमिलर। तो वी कैन से ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। उसके बाद है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर्स, अब अगर हम स्क्वायर्स की बात करें तो देखो स्क्वायर्स की कहानी भी कुछ सर्कल जैसी ही है। स्क्वायर में क्या होता है, इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। तो अब अगर सारे स्क्वायर्स की बात हो रही है, एक छोटा सा स्क्वायर और एक बड़ा सा स्क्वायर, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन सिमिलर जरूर हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो मान लो मैं किसी भी साइज का 2 स्क्वायर ले लूं तो इनका साइज जरूर अलग है बट इनका शेप बराबर है, राइट, क्योंकि दोनों के ही चारों साइड्स बराबर हैं और किसी ना किसी प्रोपोर्शन में ही ये बढ़ रहा है। मतलब अगर इसका ऐसा नहीं है कि एक साइड ज़्यादा बढ़ेगा दूसरा साइड कम बढ़ेगा, क्योंकि जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसके भी तो सारे साइड्स बराबर ही है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी वो प्रोपोर्शन के हिसाब से उसका साइज में खाली अंतर है, यानी कि ये भी सिमिलर हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। उसके बाद देखते क्या है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किस तरह के ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। अब ट्रायंगल्स बहुत तरह के होते हैं, राइट। कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं जिनके सारे साइड्स अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, जैसे कि स्केलिन ट्रायंगल। कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं जो होते हैं आइसोसेलेस, यानी कि उनके 2 साइड्स बराबर होते हैं। कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इक्विलैटरल। एग्जैक्टली। तो किस तरह के जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ बताओ। स्क्वायर और सर्कल की कहानी के बाद तो ट्रायंगल की कहानी समझ आ ही रही होगी। सिमिलर होने के लिए उनका साइज भले ही अलग हो सकता है, शेप सेम रहना चाहिए और साइज भी प्रोपोर्शनली बढ़ना चाहिए। अब सोच के देखो, स्केलिन ट्रायंगल में तो तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं। मतलब लेटर से अगर मैं एक स्केलिन ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, इसके जो तीनों साइड है ना ये अलग अलग लेंथ के हैं, ठीक है। अब अगर एक बड़ा सा स्केलिन ट्रायंगल ले लूं कोई भी रैंडम, तो उसके तीनों साइड्स को मैं किसी भी नाप का रख सकती हूँ, राइट। तो जरूरी नहीं कि इसके प्रोपोर्शन में वो बढ़े, राइट। तो उनका सिमिलर होना जरूरी नहीं है। वही कहानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ भी है, लेकिन जैसे ही
बच्चों मैं बात करती हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जिसके सारे साइड्स बराबर हैं। अब इन ट्रायंगल का हम चाहे कोई सा भी साइज ले ले बच्चों, बट इनके क्या होंगे, किसी भी साइज के ट्रायंगल में इनके तीनों साइड्स बराबर होंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब चाहे साइज में कोई सा भी ले लूँ, वो प्रोपोर्शन के हिसाब से उससे बड़ा है, बस साइज का अंतर है, बस शेप सेम है ना। तो इसका मतलब किस तरह के ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, इक्विलैटरल। तो इन तीनों बातों से हमें क्या पता चला, सिमिलर वैसे वाले शेप्स होते हैं जिनके चारों साइड्स बराबर हो, या फिर जिनका सिर्फ एक ही रेडियस हो, तो बस खाली रेडियस चेंज करो और आपको अलग अलग साइज के वही शेप मिल रहे हैं, है ना। तो वैसे केस में क्या होता है कि अलग अलग साइजेस भले ही हो, बट दे आर प्रोपोर्शनली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन साइज, तो इस वजह से वो सिमिलर होते हैं और उनका शेप भी सेम रहता है, ठीक है। ओके, मतलब इसको एक और लाइन से समझाने के लिए, जैसे ट्रायंगल में जिन ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं, है ना, उन वाले ट्रायंगल में एक छोटा ले लूँ एक बड़ा ले लूँ, बड़े वाले ट्रायंगल में जो साइजेस हैं लेंथ के वो अलग अलग हो जाने की वजह से शेप जो है वो सेम नहीं रहता है, राइट। लेकिन जब तीनों साइड सेम है तो छोटा ले लो बड़ा ले लो, बट शेप जो है वो इंटैक्ट रहता है, भले साइज बदल जाता है, ठीक है ना। चलो लास्ट वाला क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash। बताओ कोई भी दो पॉलीगन कब सिमिलर होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बराबर, यानी कि जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, साइड्स तो छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन साइड्स का प्रोपोर्शनल होना बहुत ज़रूरी है। अब चाहो तो ऊपर हमने जो एग्जाम्पल्स अभी अभी डिस्कस किए उन्हीं के लिए देख लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में चाहे उनका साइज छोटा हो या बड़ा हो, उन सब के एंगल का जो मेजरमेंट है वो बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल्स में इनके सारे एंगल 60 डिग्री हैं, ठीक है, और इनके साइड्स बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, बट प्रोपोर्शनल है ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम स्क्वायर की बात करें तो देखो इनके सभी जो एंगल है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल छोटे वाले स्क्वायर का और बड़े वाले स्क्वायर का, दोनों का कितना है, 90 डिग्री है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, लेकिन साइड्स इक्वल तो नहीं है बट प्रोपोर्शनल है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर बोला गया है कि इस गिवन फिगर में LM इज पैरेलल टू CB। LM बोले तो ये हो गया LM इज पैरेलल टू CB, ठीक है। और क्या बोला गया है, LN इज पैरेलल टू CD, यानी कि ये LN जो है ये CD के पैरेलल है, ओके। प्रूव दैट AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। बच्चों हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और आपको कुछ प्रूव करना है, हमेशा सबसे पहले जब आप उसको सॉल्व करने लगो तो सबसे पहले ये लिख लो टू प्रूव दिस, ताकि आपको पूरे सॉल्यूशन के दौरान ये याद रहे कि आपको कहाँ पहुँचना है, क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें बताया गया है कि LM इज पैरेलल टू CB। अब अगर हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल पे फोकस करें, यानी कि ABC, इस ट्रायंगल पे अगर हम फोकस करें तो LM पैरेलल टू CB, इसका मतलब है अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम लगाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC कह सकते हैं। चलो इसको लिख के रखते हैं। तो सबसे पहले फोकस करेंगे हम ट्रायंगल ABC पे, जहां पर क्या दिया हुआ है, LM इज पैरेलल टू CB। सो LM इज पैरेलल टू CB, चूंकि ऐसा दिया हुआ है देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC, AL बाई LC। और क्यों लिखा हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिखा हमने, एंड ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम फोकस करें ACD पे, ट्रायंगल ACD, इस नीचे वाले ट्रायंगल पे अगर फोकस करें तो यहाँ पर LN इज पैरेलल टू CD, यानी कि हम लिख सकते हैं AL बाई LC इज इक्वल टू AN बाई ND, लिख सकते हैं। तो लिखते हैं फिर। अब फोकस कर रहे हैं ट्रायंगल ADC पे, तो यहाँ पर सिंस LN इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AN बाई ND इज इक्वल टू AL
बाय एल सी, वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट आप अपने आंसर शीट में इसको प्रॉपर लिखोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करो, देखो ए एम बाई एम बी भी ए एल बाई एल सी के बराबर है, उसी तरह ए एन बाई एन डी भी ए एल बाई एल सी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। ठीक है, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। अब प्रूफ ये नहीं करना था, प्रूफ क्या करना था, फिर से याद कर लो, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। मतलब ए एम बाई ए डी, यहाँ पर एम बी नहीं चाहिए। देखो एम बी तो ये हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे एम बी के बदले में चाहिए ए बी, मतलब ये पूरी लेंथ चाहिए। एम बी काफ़ी नहीं है मेरे लिए, है ना। तो अब इसको लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए एम बाई एम बी जो मैंने अभी निकाला है, बट मुझे चाहिए ए एम बाई ये पूरा ए बी। सोचो क्या कर सकते हैं हम, क्या ऐसा कर सकते हैं। बेसिकली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम एम बी के बदले में क्या लिख सकते हैं, सोच के देखो यहाँ पर। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एम बी और एन डी मेरे को नहीं चाहिए, राइट, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ए एम और ए एन मुझे चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, इसको पहले तो पलट देती हूँ। तो ये हो गया एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन। अगर दोनों ही तरफ पलट दिया तो मतलब अगर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है, तो अगर उसको 2/1 इधर भी कर दिया उधर भी कर दिया तो 2/1 इज इक्वल टू 2/2 होगा। तो वही वाला चक्कर है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, दोनों ही तरफ 1 ऐड कर दिया। कर सकती हूँ मैं किसी भी इक्वेशन में, अगर इधर भी एक ऐड कर दिया इधर भी एक ऐड कर दिया तो मेरा इक्वेशन स्टिल ट्रू रहेगा। तो मैंने वो किया। अब आप पूछोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया, अगर मैं 1 ऐड करती हूँ, देखो एलसीएम तो मेरा एएम ही रहेगा जो कि मुझे चाहिए प्रूफ करने के लिए, क्योंकि देखो टू प्रूफ में एएम वाला टर्म है। ऊपर क्या हो जाएगा एम बी प्लस ए एम, और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एम बी प्लस ए एम जो है दैट इज़ नथिंग बट ए बी। समझ में आया? सो वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको भी इसी तरीके से सोचना है। ज़रूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन करने को मिले, कोई दूसरा क्वेश्चन भी मिले तो भी आपको इस तरीके से सोचना है कि जो प्रूव करना है और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से वहाँ तक पहुँचूँ कैसे, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये किया। अब देखो एलसीएम लिया, लेट अस सपोज ए एम नीचे ले लिया, अब ऊपर क्या हो गया एम बी प्लस ए एम। ठीक उसी तरीके से इस साइड एलसीएम लिया तो नीचे आ गया ए एन, ऊपर आ जाएगा एन डी प्लस ए एन। ठीक है, अब देखो एम बी प्लस ए एम क्या है, एम बी प्लस ए एम इज नथिंग बट ए बी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हो गया ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन क्या है, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, इसको मिला देंगे तो ए डी हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ए डी बाई ए एन। प्रूफ क्या करना था, ए बी बाई ए एम निकाल लिया है, बट प्रूफ करना था ए एम बाई ए बी। इसका मतलब इसको अब रेसिप्रोकल निकाल देंगे, इसको पलट देंगे। तो इसको अगर आप पलट दोगे तो ये क्या हो जाएगा ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। और मेरे प्यारे बच्चों दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। तो इसके बाद आप गर्व के साथ लिख सकते हो कि इट इज प्रूव्ड, है ना। तो मतलब जो चीज़ें हमको दी हुई हैं उससे पहले तो हम देखेंगे कि उससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, उससे हमें क्या बातें पता चल रही है। जैसे ये एक फैक्ट हमें दिया हुआ था कि एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, उससे हमें ये वाली बात पता चली। ठीक उसी तरह ये एल एन पैरेलल सी डी है, उससे हमें ये वाली बात पता चली। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट किया तो हमको ये वाला रिलेशन मिला। अब इस रिलेशन से हम खुश नहीं थे, हमको इस रिलेशन से इस रिलेशन तक जाना था। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था जहाँ पर बहुत बच्चे अटक जाते हैं कि भाई यहाँ से वहाँ तक जाएं कैसे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा कि मेरे पास क्या क्या है, ए एम और एम बी है। तो ए एम मेरा ये वाला है, एम बी मेरा ये वाला है, बट मुझे चाहिए ए बी, यानी कि मुझे कोई एक ऐसा टर्म चाहिए जहाँ पर ए एम प्लस एम बी हो ताकि मुझे ए बी मिल सके, है ना। तो उसी अप्रोच के साथ फिर हम आगे बढ़े और इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो चलो बच्चों देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड एक और सवाल। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर दिया हुआ है ये फिगर और बोला गया है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। ये है डी ई, ये डी ई जो है ये ओ क्यू के पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है। साथ ही साथ दिया हुआ है कि डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, यानी कि ये डी एफ जो है वो इस ओ आर के पैरेलल है।
ठीक है, ये दो बातें दी हुई है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, यहाँ ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे, कुछ खास कैलकुलेशन करेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है। तो पहली चीज़ जो गिवन है वो ये है कि DE इज पैरेलल टू OQ। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना चाह रहे हैं हम, तो DE पैरेलल OQ। अब देखो ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो ट्रायंगल है OPQ, तो ट्रायंगल OPQ पे अगर आप फोकस करो तो आप देखोगे कि इस वाले ट्रायंगल में अगर ED इज पैरेलल टू OQ है तो हम क्या लिख सकते हैं, PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO। तो ये मिल गया हमें पहला इक्वेशन या पहला रिलेशन, जो भी आप कह लो। अब दूसरी चीज़ क्या गिवन है, दूसरी चीज़ गिवन है DF इज पैरेलल टू OR। ठीक है, अब ये रहा DF और ये रहा OR। तो अब की बार हम कौन से ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, अब की बार हम फोकस करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, यानी कि अब हमारा फोकस है ट्रायंगल POR पे, है ना। तो अब हम किस ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं, ट्रायंगल POR। तो इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं PF बाई FR इज इक्वल टू PD बाई DO। तो लिखते हैं PF बाई FR इज इक्वल टू PD बाई DO। तो ये हमें दूसरा रिलेशन मिल गया। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, ये जो रेशियो है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू PD बाई DO, ये जो है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू PD बाई DO। तो यानी कि देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पर थोड़ा और सजा के लिख लेना अपनी आंसर शीट में, जैसे यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये जो हमने लिखा है इसका क्या मतलब हो रहा है, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। यहाँ पे देखो PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। अब जो है यहाँ पर ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी कि ट्रायंगल PQR, अगर हम उस पर फोकस करें तो अब हम हमारा फोकस लेके जाते हैं ट्रायंगल PQR पे। तो इस वाली ट्रायंगल में अब अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिलता है, इस पूरे ट्रायंगल में PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, विच मीन्स कि ये जो EF है दिस EF इज पैरेलल टू QR। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही तो कहता है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये सेम रेशियो में कट करेगा, अगर सेम रेशियो में कट हो रहा है तो लाइंस पैरेलल होंगी, राइट। तो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, सिंस PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। ठीक है, चूंकि ये रेशियो बराबर है देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ठीक है, तो चलो एक क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेटर से ये A है, B, C, D। अब इसके जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। ठीक है, और हमारे पास ये गिवन कंडीशन दी हुई है जिसका हम यूज़ करेंगे जब हम इस प्रूफ को करने की कोशिश करेंगे। तो पूछा गया है कि शो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो बच्चों ट्रेपीजियम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो इसका मतलब इन अ वे हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD।
ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले करेंगे हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ ओ से हमने एक लाइन खींची लेटर से ई। ठीक है, तो हमने क्या ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया ओ ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो हमने एक ऐसी लाइन खींची सच दैट ये ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, अब बच्चों हम फोकस करेंगे इस वाले ट्रायंगल पे, यानी कि ए डी बी। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ओ ई ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब डी ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू डी ई बाई ई ए। ठीक है, चलो लिखते हैं। अब फोकस कर रहे हैं हम ट्रायंगल ए डी बी पे। तो अब इस वाली ट्रायंगल पे सिर्फ सिंस ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, डी ओ बाई बी ओ is equal to DE by AE is equal to DE by AE। ठीक है, अब फोकस करेंगे हम हमारे गिवन कंडीशन पे। अब गिवन कंडीशन क्या कह रहा है कि AO by BO is equal to CO by DO। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए DO by BO। ठीक है, तो यहाँ से DO by BO कैसे निकाल सकते हैं, इस DO को इधर ले आते हैं, तो यानी कि हम लिख सकते हैं DO by BO इज इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ। तो यानी कि डी ओ बाई बी ओ की जगह हम सी ओ बाई ए ओ लिख सकते हैं। तो मतलब इस डी ओ बाई बी ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी ओ बाई ए ओ विच इज़ इक्वल टू डी ई बाई ए ई, है ना। तो यहाँ पर अब डायग्राम में देखते हैं। तो अगर इस डायग्राम में देखें तो सी ओ बाई ए ओ इज इक्वल टू डी ई बाई ए ई, राइट। मतलब दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अब बच्चों आप फोकस करो इस ट्रायंगल पे ए डी सी। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग फोकस करेंगे ट्रायंगल ए डी सी पे। अब ट्रायंगल ए डी सी पे हमें क्या दिख रहा है, डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू सी ओ बाई ओ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ई ओ या फिर ओ ई जो भी आप कह लो, दिस इज पैरेलल टू डी सी, राइट। क्योंकि इस वाले ट्रायंगल पे अगर आप देखो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं ओ ई इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब आप इससे मैच करो। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। यहाँ पर हमें मिल क्या गया कि ओ ई इज पैरेलल टू डी सी। इसका मतलब है अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ओ ई जो है ये ए बी के भी पैरेलल है और ये डी सी के भी पैरेलल है, विच मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और अगर ऐसा है इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल है इट इज अ ट्रेपीजियम। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की इस चैप्टर के, विच इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब जब हमें दो ट्रायंगल्स दिए होते हैं और हमें बताना होता है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पर हम कहें कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो ऐसे कुछ अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर हम देखेंगे। अभी तक हमने क्या समझा है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या पता है, कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ में आपको साफ दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल डी बराबर हैं। इनफैक्ट देखो एंगल का जो साइन है सिंगल एंगल दिखाया हुआ है दोनों के केस में, मतलब ये दोनों बराबर हैं। डबल वाला सिंबल है दोनों के केस में, मतलब ये दोनों बराबर हैं बी और ई के केस में। उसी तरह सी और एफ के केस में जो है ना हमने तीन लाइन से दिखाया हुआ है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हो तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, यानी कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू सी ए बाई एफ डी। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हो तो भी दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं।
ठीक है। तो चलो अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो सिमिलैरिटी का हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। मान लो अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है तो हम इसे कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। बड़े ध्यान से देख लो इस सिमिलैरिटी के सिंबल को, इसको पहचान लो अच्छी तरीके से। और देखो ये भी कुछ कुछ सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट के सिंबल से। इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको हम कैसे दिखाते थे, अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों इक्वल शेप है, दोनों सेम शेप सेम साइज है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे केस में हम लिखते थे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। कॉन्ग्रुएंट के सिंबल में देखो इज इक्वल टू वाला साइन भी होता है, बट सिमिलर के सिंबल में वो इज इक्वल टू वाला साइन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों इस बात को दिमाग में कर लो सेट कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए इज इक्वल टू वाला सिंबल इसमें नहीं होता है, सिर्फ सिमिलैरिटी वाला सिंबल होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों देखेंगे सबसे पहला क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जिसे हम कहते हैं AAA क्राइटेरिया या फिर AAA सिमिलैरिटी। बोले तो एंगल 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 मतलब अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, मतलब अगर ABC है और DEF है जिनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय AAA सिमिलैरिटी या फिर बाय AAA क्राइटेरिया। अब AAA क्राइटेरिया का ही आप समझ लो एक मॉडिफाइड वर्जन है AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। AA क्राइटेरिया मतलब अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ऐसा क्यों? अरे यार ये तो बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल को तो बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर दोनों एंगल बराबर हो गए हैं तो तीसरे को भी बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल सम तो 180 ही आना है कि नहीं। तो इसीलिए अगर कभी भी ऐसा हो कि दो गिवन ट्रायंगल्स हैं जिनके दो एंगल्स बराबर हैं तो ही हम सीधा सीधा डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं बाय AA सिमिलैरिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा अगला क्राइटेरिया है फॉर सिमिलैरिटी, दैट इज SSS क्राइटेरिया, यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया। इसका क्या मतलब होगा? क्या इसका ये मतलब होगा कि दो ट्रायंगल्स तब सिमिलर होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे? नहीं 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 नहीं, सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स बराबर नहीं होते। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, तो ये दोनों सिमिलर होंगे अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि इनके एक पेयर ऑफ साइड्स का रेशियो जो है वो बाकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। जैसे कि AB बाई DE शुड बी इक्वल टू BC बाई EF शुड बी इक्वल टू CA बाई FD। ठीक है, तो इस तरीके से इनके जो रेशियो हैं साइड्स के वो बराबर होने चाहिए, यानी कि इनके साइड्स प्रोपोर्शनल अगर होंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है बाय SSS सिमिलैरिटी या फिर बाय SSS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमको क्या समझ में आया कि कोई भी दो गिवन ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो हमें इनमें से किसी एक क्राइटेरिया का यूज लेना पड़ेगा, या तो AA क्राइटेरिया या फिर AA क्राइटेरिया या फिर SSS क्राइटेरिया। तो चलो देखते हैं अब हम लोग हमारा अगला क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी विच इज SAS क्राइटेरिया या फिर SAS सिमिलैरिटी। SAS बोले तो साइड एंगल साइड, बोलने का मतलब है अगर दो ट्रायंगल्स में एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उस एंगल को इनक्लोज करने वाले जो साइड्स हैं अगर वो प्रोपोर्शनल हो तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF। अब एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, तो एक एंगल बराबर हो गया। ठीक है, अब इस एंगल A को इनक्लोज करने वाले जो दो साइड्स हैं यानी कि AB और AC, ठीक उसी तरह इधर एंगल D को इनक्लोज करने वाले जो दो साइड्स हैं यानी कि कौन कौन से, DE और DF। ठीक है, अगर इन साइड्स का रेशियो बराबर होता है यानी कि AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला,
एक एंगल बराबर होना चाहिए, दूसरा उस एंगल को इनक्लोज करने वाले जो साइड्स हैं वो साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के। तो हम इसे कहेंगे SAS। देखो लिखा हुआ भी वैसे ही है, दोनों साइड के बीच वाला एंगल अगर बराबर हो और ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो तो उसे हम कहते हैं SAS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम आ चुके हैं हमारे आखिरी क्राइटेरिया पे, विच इज RHS क्राइटेरिया, यानी कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट यानी कि यहां पर हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हो और इन दो ट्रायंगल्स में अगर एक हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड अगर प्रोपोर्शनल हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं बाय RHS क्राइटेरिया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो सबको पता ही होगा, आई एम श्योर। राइट एंगल जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसका जो ऑपोजिट साइड होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मान लो ये ABC और DEF ये दोनों क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो ABC जो है इसका राइट एंगल है एंगल B, तो इसका हाइपोटेन्यूज है AC। उसी तरह DEF में जो राइट एंगल है दैट इज E और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है DF। तो बोलने का मतलब है अगर AC by DF इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एनी वन ऑफ द अदर टू साइड्स, राइट दोनों में से कोई भी एक साइड के रेशियो से अगर ये बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बोलने का मतलब है जब कभी भी हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक और साइड अगर प्रोपोर्शनल हो दोनों ट्रायंगल्स में तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय RHS क्राइटेरिया। एक छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पे मैं एक और बार एम्फोसिस डालना चाहूंगी और वो ये है कि जब हम ट्रायंगल के सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं बच्चों तो हमने नोटिस किया कि दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया का सेटिस्फाई होना काफ़ी है, या तो दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल हो या फिर दोनों ट्रायंगल्स के सारे साइड्स प्रोपोर्शनल हो। दोनों में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई हो गया तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। लेकिन जब हम पॉलीगन्स के सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे, पॉलीगन्स बोले तो जिसमें 3 से ज़्यादा साइड्स वाले, जैसे मान लो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, तो जब हम किसी पॉलीगन की बात करते हैं तो वहाँ पर दोनों क्राइटेरिया का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है फॉर देम टू बी सिमिलर, यानी कि उनके एंगल्स भी बराबर होने चाहिए और उनके साइड्स भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो ये एक छोटी सी डिफरेंस है, इसीलिए ट्रायंगल के सिमिलैरिटी में इन दोनों के बीच में लिखा होता है और ऑल एंगल्स आर इक्वल और द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेकिन पॉलीगन के सिमिलैरिटी के केस में लिखा होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो छोटी सी बात थी बट इंपॉर्टेंट थी। तो मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? और क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, वो भी जरूर कॉमेंट में लिख के बताना, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल दिए गए हैं जो देखने से ही पता चल रहा है कि साइजेस सेम नहीं है, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा है। लेकिन हमें पूछा गया है आर दे सिमिलर, क्या ये सिमिलर हैं? सिमिलर होने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है? या तो इनके सारे एंगल्स बराबर हो या फिर इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो। अब बच्चों यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ए एंगल P दोनों 60 डिग्री है, दोनों बराबर हैं। एंगल B एंगल Q दोनों 80 डिग्री है, दोनों बराबर हैं। एंगल C और एंगल R दोनों 40 डिग्री है, दोनों बराबर है। यानी कि इस सिचुएशन में जो दोनों ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हैं? दे आर इक्वल। इसका मतलब है जो गिवन ट्रायंगल्स हैं दे आर सिमिलर। तो यस, द गिवन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे बोला गया है कि ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। बड़े ध्यान से देखो, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ODC, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है छोटा सा हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला ट्रायंगल और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे एग्जैक्टली। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल BOC इज 125 डिग्री, एंगल CDO इज 70 डिग्री, फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। ऐसे क्वेश्चंस करने में ना बड़ा मजा आता है मुझे पर्सनली, क्योंकि ना इनको ढूंढने में भी बहुत मजा आता है। तो डायग्राम पे अच्छे से फोकस करना है। चलो एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एंगल DOC। देखो DOC तो
बड़ी आसानी से निकालेंगे, क्योंकि अगर देखो DOC ये वाला एंगल है, राइट। अब DOC और ये जो गिवन 125 डिग्री है, ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यानी कि एक लीनियर पेयर बना रहा है। इसका मतलब एंगल DOC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर। सो 180 डिग्री में से 125 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, विच इज़ 55 डिग्री। ठीक है, ये आसान था। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि भाई ये जो DB जो लाइन है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है मतलब 180 डिग्री है, तो यानी कि एंगल DOC प्लस 125 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक तो निकल गया। चलो, एक काम खत्म हुआ। अब देखो, हमें बताया गया है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, है ना। तो मतलब यहाँ से मैंने ये निकाल लिया कि दिस इज 55 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो ये निकल गया। अब मुझे निकालना है DCO, एंगल DCO। अब बच्चों इस छोटे से ट्रायंगल पे फोकस करो, ODC पे। इसमें 3 एंगल्स हैं, जिसमें से 2 एंगल मुझे पता है, तो तीसरा एंगल निकालना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर द सम ऑफ द 3 एंगल्स इज 180 डिग्री एग्जैक्टली। तो अब अगर हम ट्रायंगल ODC पे फोकस करें तो हम कह सकते हैं कि इसका जो तीसरा एंगल है, यानी कि एंगल DCO दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री। आई होप सबको समझ में आ रहा है। फिर से समझाती हूँ। ये जो ऊपर का जो छोटू वाला ट्रायंगल है, इसका एक एंगल है 70 डिग्री, दूसरा है 55 डिग्री, तीसरा हमको निकालना है, ये वाला निकालना है, एंगल DCO हमें निकालना है। तो ये जो ऊपर का जो छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें एक है 70 डिग्री, दूसरा है 55 डिग्री, और ये जो तीसरा वाला है एंगल DCO, ये हमें निकालना है। तो हमने कैसे निकाला, DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है, माइनस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री विच इज 55 डिग्री। ठीक है, तो चलो हमने एंगल DCO भी निकाल डाला। अब हमें निकालना है एंगल OAB। OAB यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो बच्चों अब देखो, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे ये एंगल भी कितना मिल गया, ये भी मिल गया है 55 डिग्री। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये 55 डिग्री हो जाएंगे। ठीक उसी तरह ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ये 55 डिग्री है, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? नहीं भी आया तो खुद करके देखो तो समझ में आएगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो इनके सारे एंगल्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मुझे पता है, तो एक तो ये पता चल गया कि ये 55 है, तो ये भी 55, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। तो ये वाला हमने निकाला था 55 डिग्री, जो कि DCO है। DCO और ये जो OAB है, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल OAB की जो वैल्यू है ये भी हो जाएगी 55 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर जो तीनों एंगल्स हमको निकालने थे, तीनों एंगल की वैल्यू कितनी है, तीनों की वैल्यू है 55 डिग्री। तो चलो बच्चों, अब हम तैयार है देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला गया है कि S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। तो एक ट्रायंगल तो मैंने बना के ही रखा है, नामकरण कर देती हूँ बस। लेटर से दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। यहाँ बोला गया है S and T are the points on sides PR, यानी कि PR पे लेटर से एक पॉइंट है S और QR पे एक पॉइंट है लेटर से T। ठीक है, तो ये हो गए S और T। सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, मतलब ये एंगल P जो है ये RTS के बराबर है। ये हो गया RTS। तो इसका मतलब RTS जो एंगल है और एंगल P जो है, ये दोनों बराबर है। हमें क्या बताना है, हमें शो करना है दैट ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। तो हमें बताना है ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। कैसे करेंगे देखते हैं। तो इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, बड़े ध्यान से देखेंगे। RTS ये छोटा वाला ट्रायंगल है, RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। मैं इधर आ जाती हूँ, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल में हमारा कंपैरिजन हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो गिवन ही है कि ये जो छोटे वाले, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का लिखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल P
इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल RTS। ऐसा हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि भाई ये तो गिवन ही था, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ये दिया हुआ ही है। अब देखो दोनों ट्रायंगल को बड़ी बारीकी से देखो, तो ये जो एंगल R है ना, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। छोटे वाले ट्रायंगल का भी एक एंगल ये है और बड़े वाले ट्रायंगल का भी एक एंगल ये है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल R इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल में भी इसको हम लिख सकते हैं एंगल R ही लिख दो या फिर एंगल TRS लिख दो, जैसे भी लिखना है लिख दो। वाई? बिकॉज दिस इज कॉमन, दिस इज अ कॉमन एंगल। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स बराबर हो गए। अगर दो एंगल्स बराबर हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर होना है, राइट? क्योंकि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। दो बराबर हो गए तो तीसरे को तो अपने आप बराबर होना है। तो बेसिकली दो बराबर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। कौन से वाले क्राइटेरिया से? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर डाला इसको प्रूफ। अब बच्चों बहुत ध्यान देना, सिमिलैरिटी के सिंबल के टाइम पे गलती से भी कॉन्ग्रुएंस का सिंबल मत लगा देना, फिर सारी गड़बड़ हो जानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला सिंपल येट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यानी कि सबसे पहले बनाएंगे एक ट्रायंगल ABC। ये बन गया हमारा ट्रायंगल ABC, जहां बोला गया है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, यानी कि BC पर लाई करने वाला एक पॉइंट है D। ठीक है, इस D को हम ज्वाइन कर देते हैं A के साथ इस तरीके से। ठीक है, बोला गया है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ADC ये वाला एंगल जो है वो BAC यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है। हमें क्या दिखाना है, शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब इसको ना बहुत ध्यान से एक चीज़ देखो, मैंने पहले भी बोला था कभी भी कुछ प्रूव करना हो ना तो उसको 3 बार 4 बार देखो और ये समझो कि जो प्रूव करने बोला जा रहा है वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे देखो CA स्क्वायर यानी कि CA को 2 बार मल्टीप्लाई किया है और दूसरी तरफ क्या है CB इंटू CD। तो CB जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड है और CD जो है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड है। और दूसरी तरफ क्या है CA स्क्वायर जो इस छोटे ट्रायंगल का और इस बड़े ट्रायंगल का दोनों का ही एक कॉमन साइड है। मतलब यहाँ पर जो सारी कहानी हो रही है वो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं उसके बेसिस पर हो रही है। और ये दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल ADC और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। देखो आप समझ रहे हो ना बच्चों, अप्रोच को समझो, प्रूफ जो करना है उसको बारीकी से देखो। प्रूफ क्या करना था, CA स्क्वायर मतलब CA को 2 बार मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखो CA हमारे छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट भी है और हमारे बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट भी है। दूसरी तरफ है CB इंटू CD। CB बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, CD छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ट्रायंगल का पार्ट है बोलो तो ट्रायंगल का एक साइड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल को लेंगे और उनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल ADC। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो छोटे वाले ट्रायंगल का एक एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एक एंगल बराबर है ऐसा दिया हुआ ही है। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ADC और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल BAC ये दोनों बराबर है ऐसा गिवन है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कॉमन एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C जो कि कॉमन एंगल है। ठीक है, दो एंगल्स अगर बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दो गिवन ट्रायंगल्स हैं दे आर सिमिलर। किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी।
ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब हमें क्या पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स इक्वल होते हैं? नहीं, एंगल्स इक्वल होते हैं। साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। एग्जैक्टली, उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बच्चों ये बात तो हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं बल्कि प्रोपोर्शनल होते हैं। बट यहाँ पर एक पंगा आता है, जब हमें ये पता तो होता है कि उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, बट कौन सा वाला साइड कौन से वाले साइड से प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं उन्हीं के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे, उनका रेशियो सेम होगा। यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मेरा जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो ये वाला ट्रायंगल है, राइट, ACD, और मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल ये ABC है। ठीक है, अब देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल ADC में एंगल C जो है और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल C, ये दोनों बराबर एंगल है बिकॉज दे आर कॉमन एंगल। अब छोटे वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो एंगल C का ऑपोजिट साइड कौन सा है? एंगल C का ऑपोजिट साइड छोटे ट्रायंगल में कौन सा है? AD। तो हम क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का कौन सा साइड होगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड? जो वही एंगल C का ऑपोजिट साइड है बड़े ट्रायंगल में, विच इज AB। तो AD बाई AB इज इक्वल टू, ठीक है, छोटे ट्रायंगल का साइड बाई बड़े ट्रायंगल का साइड, और वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो कैसे पता किया? जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल था उसी का ऑपोजिट वाला साइड। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल था ये बड़े वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर था। तो यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल के इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है? AC। तो यहाँ हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? इस एंगल के बराबर कौन सा एंगल था बड़े वाले ट्रायंगल का? ये वाला एंगल। तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? BC। एग्जैक्टली, तो AC बाय BC ये किसके बराबर हो जाएगा? जो बचा हुआ तीसरा साइड है, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल का हमने कौन कौन सा साइड ले लिया है? हमने AD भी ले लिया है, हमने AC भी ले लिया है, तो बचा क्या? CD बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा CD। और बड़े वाले ट्रायंगल का कौन कौन सा ले लिया है? AB भी ले लिया, BC भी ले लिया, AB भी ले लिया, BC भी ले लिया, तो बचा क्या? CA। ठीक है, तो मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट सिर्फ मेरा देख के कॉपी मत करो, आपने अपनी कॉपी में जो डायग्राम बनाई है उसको देख के, एंगल के ऑपोजिट साइड को देखते हुए इसको लिखो। इसको सबको समझ में आ गया है? जब भी ये आप लिखने जाओगे तो जो दो एंगल्स बराबर हैं उन एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड जो है वो रेशियो में होंगे। ठीक है, ये बात को याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। मतलब मुझे CB से मतलब है, CD से मतलब है और CA से मतलब है। CB से मतलब है, CA से मतलब है, CD से मतलब है। AD बाई AB से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन पे फोकस करूंगी। इस पोर्शन पे अगर हमने फोकस किया तो CA दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, CA², इधर आ जाएगा CD इंटू CB, राइट। और एग्जैक्टली बच्चों यही तो प्रूव करना था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड। कर दिया हमने प्रूफ। तो चीज़ें आसान थी, बट ये वाला जो स्टेप था ना जहाँ पर हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल किया था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि बहुत से बच्चे ना उल्टा सीधा लिख देते हैं, कौन सा वाला साइड किसके प्रोपोर्शनल होगा वो समझ नहीं पाते। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है, थोड़ा ध्यान से समझना है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा पोल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोल की हाइट कितनी है? 6 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, और ये एक शैडो कास्ट कर रहा है विच इज़ 4 मीटर। तो मतलब ये जो शैडो की लेंथ है दैट इज 4 मीटर। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, इसको बहुत ध्यान देना बच्चों, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर अ टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। ये हमारा टावर है। ठीक है, और टावर की जो हाइट है वो मेरे को पता नहीं है, वो मेरे को निकालना है। बट लेकिन टावर जो शैडो कास्ट कर रहा है दैट इज 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर को अभी के लिए मैंने h मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे।
अब दोनों का जो सिचुएशन है इसमें एक दो चीज़ें कॉमन है। जैसे देखो, जो पोल है वो भी ज़मीन के ऊपर 90 डिग्री पे सीधा खड़ा होगा, उसी तरह जो टावर है वो भी ज़मीन से 90 डिग्री पे सीधा खड़ा होगा। यानी कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, जो दो ट्रायंगल्स यहाँ बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो बराबर हो गया। ठीक है, एक और चीज़ देखो, अब इसमें लिखा है कि ये जो शैडो कास्ट हो रहा है, शैडो कब फॉर्म होता है? जब सनलाइट होती है, मतलब ये जो टावर है वो सन की जितनी रोशनी को रोक रहा है उसी की वजह से उसका शैडो फॉर्म हो रहा है। और ये जो दोनों ही सिचुएशन है, इट इज़ एट द सेम टाइम, यानी कि सन की जो पोजीशन है ये दोनों के लिए बराबर है, राइट। सन की पोजीशन बराबर है बोलो तो मान लो यहाँ पर जो सनलाइट जो इसमें फॉल कर रही है, ये सनलाइट का जो एलिवेशन है ना, मान लो कि ये सन की रेज ऐसे फॉल कर रही हैं, इसमें भी सन की रेज यूं फॉल कर रही है। ठीक है, तो जो सन की रेज को फॉल करने का जो एंगल है दैट इज सेम, क्योंकि हम सेम टाइम की बात करें, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बदल जाता है तो सन का एलिवेशन भी बदल जाता है। भरी दोपहर में सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, राइट। तो सन जो है ऐसे करके ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे ऐसे उसका जो एंगल है एलिवेशन वो बदलता रहता है। बट यहाँ पर हम सेम टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि सन की जो रेज है ये टावर पे और पोल पे एक ही एंगल से गिरेगी। इसका मतलब है जब ये एक ही एंगल से गिरेगी तो सन की जो रेज है वो ग्राउंड के साथ सेम एंगल बनाएगी, राइट। यानी कि यहाँ पर इस एंगल की जो वैल्यू होगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली एंगल भी थीटा ही होगी, तो इन दोनों एंगल की वैल्यू सेम होगी। तो इससे हमें क्या पता चला, इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स बराबर है क्योंकि वो 90 डिग्री है, एक और सेट ऑफ एंगल्स बराबर है क्योंकि सन रेज का जो एलिवेशन है, सन का जो एलिवेशन है वो सेम है। तो यानी कि अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों ट्रायंगल्स की, लेट अस नेम देम, मान लेते हैं ये ए बी सी है और मान लेते हैं कि ये है डी ई एफ। अब अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ की बात करूं तो हम क्या लिख सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी का एंगल बी और डी ई एफ का एंगल ई, ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। टावर और पोल दोनों ही ज़मीन से 90 डिग्री पे खड़े हैं स्ट्रेट, ठीक है। दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं ए बी सी का एंगल सी जो है वो डी ई एफ के एंगल एफ से बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि सन का जो एलिवेशन है वो सेम है और ये जो कहानी चल रही है वो सेम टाइम की कहानी चल रही है, इसीलिए सन का एलिवेशन सेम है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है इट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। कौन से वाले सिमिलैरिटी से? एंगल सिमिलैरिटी से ऐसा है, ठीक है। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए तो इनके एंगल्स तो तीनों बराबर हैं ही और इनके साइड्स क्या हो गए? प्रोपोर्शनल हो गए। तो कौन सा साइड किस साइड से प्रोपोर्शनल होगा? अब आप देखो, थीटा दोनों का बराबर है तो थीटा के ऑपोजिट वाला एच और इस थीटा के ऑपोजिट वाला 6, ये दोनों रेशियो में होंगे। तो यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल का जो 6 है डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का जो एच है, इनका रेशियो किसके बराबर होगा? देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला दोनों के लिए, देखो छोटे वाले के केस में 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है AC, बड़े वाले के लिए 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है DF, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो तीसरा एंगल है वो भी बराबर ही है ना, जब दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरे को भी बराबर ही होना है। तो छोटे वाले में जो तीसरे का ऑपोजिट है दैट इज़ BC, बड़े वाले में जो तीसरे एंगल का ऑपोजिट है दैट इज़ EF, राइट। तो इस तरीके से इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। हमें सारे वैल्यूज से मतलब नहीं है, BC और EF इनसे इनकी वैल्यूज हमको दी हुई हैं। BC की वैल्यू है 4 मीटर, EF की वैल्यू है 28 मीटर्स। तो ये बीच वाले AC और DF से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 6/h इज इक्वल टू BC/EF, जहाँ BC की वैल्यू है 4 और EF की वैल्यू है 28। तो इस तरीके से H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 इंटू 6/4, 4 7 28, सो 7 6 42 मीटर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इस टावर की जो हाइट होगी दैट विल बी 42 मीटर्स, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया किस तरीके से हम ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को प्रूव करते हैं।
कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कराए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी। एंड आई होप, जैसा कि मैं बार बार कह रही थी ड्यूरिंग द वीडियो, कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ सिर्फ सुनो नहीं, साथ साथ आप भी सॉल्व करो क्वेश्चंस को। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व किए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होंगे जिनको आप जाओ और खुद से जाके सॉल्व करो, तब जाके एकदम कॉन्सेप्ट हो जाएगा तगड़ा इस पूरे चैप्टर का। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे साथ अब तक रहे होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आपके ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। सच ऑनेस्टी के साथ मुझे बताओ कि क्या आप लोगों ने मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर आपने किया है तो अब बारी है जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक में उनको सॉल्व करने की। उनको सॉल्व करते हुए अगर कहीं पर भी आप फंसते हो, कहीं पे भी कुछ डाउट आता है, तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com, या फिर हमारे ऐप पर भी आस्क क्वेश्चन सेक्शन है जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और हम बिल्कुल तैयार रहेंगे आपके डाउट्स आंसर करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ट्रायंगल्स चैप्टर के ऊपर आप पर्सनलाइज्ड 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर प्रैक्टिस, फील फ्री टू बुक अ क्लास विथ लर्नोहब स्वयं। तो आई थिंक इसी के साथ एक और बार सभी को ये कहूंगी कि कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर हुआ है तो क्या करोगे, हमेशा की तरह कमेंट में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगी एक और धमाकेदार, एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।